हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक बेहतर टॉपिक फोर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग जानते हैं फोर्स क्या है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं रंजित कुमार, आप सभी को फ्यूचर्स जोन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आइए हम लोग फोर्स का स्टडी करते हैं। क्या होता है फोर्स। सबसे पहले फोर्स का डिफिनेशन जानिए। वैसे फोर्स का जनरल डिफिनेशन बहुत सारा होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये डिफिनेशन बहुत पुराना हो गया। देखिए आपको एक सुंदर डिफिनेशन पढ़ाते हैं। फोर्स जो है ना, किसी पार्टिकल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अगर पार्टिकल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिलता है तो आप समझिए कि उस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो जानिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो जनरली आपको अगर फोर्स का डिफिनेशन देना हो तो सीधे सीधे बोलिए फोर्स इज अ फिजिकल इवेंट, फोर्स इज अ फिजिकल फिनोमेनन। फोर्स एक फिजिकल यानी भौतिक घटना है जो किसी पार्टिकल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। या सीधा सीधा लिख दीजिए व्हाट इज फोर्स को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए ध्यान दें कि इस वर्ड को, बहुत छोटा सा डेफिनेशन बहुत सुंदर है। द रेट का मतलब आप लोग को बता के हम रखे हुए कि टाइम से डिवाइड करना है। चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जनरली भाषा में हम लोग मोमेंटम को बोलते हैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर किसी पार्टिकल में ऑलरेडी मास है, उसमें हम लोग वेलोसिटी किसी कारण से प्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो पार्टिकल में हम लोग को मोमेंटम देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से चला बी तक गया। जहाँ से चला उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था और जहाँ तक गया भी था। पार्टिकल का मास यहाँ भी एम था और यहाँ भी एम था, क्योंकि एम कांस्टेंट रहता है, एम तो चेंज हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का मोमेंटम बना वो एम यू बना। आप इसको P1 लेट कर लीजिए। देखिए ध्यान देखिए, पार्टिकल जब पॉइंट ए पर था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, मास एम था। तो इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमें एम यू मिलता है। ए वाले आप जो मोमेंटम देख रहे हैं इसको P1 मान लीजिए, मोमेंटम 1 मिल जाएगा। देखिए पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा तो V मिला, तो V मिलने के द्रव्यमान में पार्टिकल का यहाँ का जो मोमेंटम हो गया वो हो गया P2। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। मास m है, वेलोसिटी v है। अब बताइए पार्टिकल A से B पर गया तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना मिला, P1 से P2 हो गया है। तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, फाइनल वाला में से इनिशियल वाला को घटा लेंगे तो आपको एक चेंज वर्ड मिलेगा। देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को आप इस तरह से लिख सकते हैं P2 माइनस P1। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है द रेट ऑफ। तो रेट ऑफ का मतलब होता है आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये जो पूरा इक्वेशन आपको मिला वो किसके लिए मिला, फोर्स के लिए मिला। अब देखिए जनरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा डेरिवेट कीजिएगा तो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे देखिए F बराबर आपको पहले बताया गया कि फाइनल मोमेंटम P2 है, तो P2 के जगह आप M भी रख दीजिए। इनिशियल मोमेंटम mu है और T। देखिए यहाँ पर दोनों में m कॉमन लीजिए। पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, चेंज तो वेलोसिटी हो रहा है v से u तक। अब बताइए v माइनस यू अपॉन बाई टी। अभी हम लोग मोशन के चैप्टर को स्टडी किए थे, स्टडी में a पढ़े थे कि v माइनस यू बटे टी को a बोलते हैं। अब देखिए जनरली m के जगह पे m लिखे और v माइनस यू बटे टी को सब्स्टिट्यूट करके a लिख दिए, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिला फिजिक्स में, F बराबर m हो गया। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स के फार्मूला को डेरिवेट कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, एकदम बारीकी से ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी किसी पार्टिकल में हम लोग मोमेंटम को चेंज करके रेट कर देंगे तो हम लोग उस पार्टिकल में जो मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्वल ऑफ फोर्स यानी फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम को P2 माइनस P1 और रेट को टाइम T से डिवाइड कर देंगे। अब P2 फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी के साथ मास को गुना कर देंगे। P1 इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम है, तो m को u के साथ गुना कर देंगे। mv माइनस mu अपॉन बाई टी हो जाएगा। अब देखिए दोनों में यानी मास कांस्टेंट है तो मास को कॉमन कर लिए। चेंज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को चेंज करवा दिए, v माइनस यू बटे टी। v माइनस यू बटे टी बराबर a होता है, इसलिए हम लोग लिख दिए F बराबर m। तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिल गया
और डिफिनेशन मिल गया। देखिए फोर्स फिजिक्स का एक बेस पॉइंट माना जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसके यूनिट्स वगैरह हम जानते हैं थोड़ा क्या होता है। 2 यूनिट्स तो आपको कंपलसरी जानना होता है, फर्स्ट ऑफ SI और सेकेंड जो है CGS, ठीक है। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर ma, F बराबर ma। SI यूनिट निकालना सीखिए आप लोग, सब बहुत बड़ी चीज़ है SI यूनिट। देखिए SI यूनिट हम लोग जनरली याद रखते हैं, कुछ 4-5 क्वांटिटीज का याद रखेंगे, जैसे मास का kg होता है, लेंथ का मीटर होता है। इस तरह से अगर टाइम का निकालें तो सेकेंड हो जाएगा। देखिए ध्यान देखिए, मास का यूनिट SI यूनिट kg होता है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, और टाइम जो है टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें मास है और एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसमें एक्सेलरेशन यूज किया गया है। अब हम दोनों को यूनिट निकालेंगे जनरल फॉर्म में, SI यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स हो गया। अब F बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, F बराबर ma हो जाएगा। अब जनरली आप ध्यान देके देखिए, एक बार m का यूनिट लिख देंगे और एक बार a का यूनिट लिख देंगे। तो m का यूनिट क्या हो जाएगा kg, और एक एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों को एक साथ मिला के हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। जैसे अगर लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, m का यूनिट kg लिख दिए, देखिए ध्यान देखिए, और a का यूनिट लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे आपका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग 1 न्यूटन लिखते हैं। यानी फोर्स का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। जो साइंटिस्ट जिस फिजिकल क्वांटिटी से संबंध रखते हैं, डेरिवेट करके दिए हैं, हम लोग को खोज के दिए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए उनके नाम से उस फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग SI यूनिट रिप्रेजेंट कर दिए। फिर से एक बार ध्यान देके सुनिए, जो साइंटिस्ट जिस फिजिकल क्वांटिटीज को डेरिवेट किए, अप्लाइड किए या फिर इन्वेंशन किए, उसे हम लोग सम्मानित करने के लिए, इज्जत देने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटीज का SI यूनिट उसी साइंटिस्ट के नाम से रख दिए। अब जरा समझिए, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि फोर्स को जिन्होंने डेरिवेट किया था उनका नाम न्यूटन था। तो सीधे सीधे लिख दिए, F का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब इस तरह से हम लोग CGS यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। CGS में कुछ नहीं है, बस kg के जगह आपको ग्राम लिख देना है, और मीटर के जगह आपको सेंटीमीटर लिख देना है। टाइम का सेम होता है, किसी भी यूनिट में टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, टाइम में कोई चेंजेज नहीं आता है। अब आप ध्यान देके देखिए, मान लीजिए सपोज आपको CGS फाइंड करने के लिए पूछ दे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा CGS यूनिट ऑफ F। कम से कम 2 यूनिट आपको जानना ही पड़ेगा फिजिक्स में, एक SI और एक CGS। तो F बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। अब आप ध्यान देके देखिए, CGS यूनिट में kg को ग्राम में यूज करते हैं, लेंथ को मीटर नहीं सेंटीमीटर में यूज करते हैं, टाइम को सेम का सेम रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप मास का क्या लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा, और एक्सेलरेशन का जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था उसको आप चेंज करके सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा। तो F का F हो जाएगा, और m के जगह पर देखिए ग्राम लिख दिए हम लोग। इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो अब लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बराबर हम लोग इसको डायन बोलते हैं, डायन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो डायन होता है, और फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। देखिए अगर इन दोनों में रिलेशन स्थापित करते हैं न्यूटन और डायन में, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। देखिए इसको हम लोग डेरिवेट करके भी देखेंगे, सॉल्व करके भी देखेंगे, तब तक समझ लीजिए कि 1 न्यूटन जो है ना वो 10 के पावर 5 डायन के बराबर है। न्यूटन बड़ा यूनिट है, SI यूनिट है, और ये डायन छोटा यूनिट है, इसीलिए छोटे डिजिट को बड़े डिजिट से बराबर करने के लिए हम लोग 10 के पावर 5 वाले डिजिट से गुना किए, मतलब 1 न्यूटन में 1 लाख डायन होते हैं। अब ध्यान देके समझिए, ये वाला वर्ड कहाँ से आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको न्यूटन और डायन दोनों में रिलेशन स्थापित करना हो, तो न्यूटन के बराबर लिखिएगा और डायन को डायन के बराबर लिखिएगा। तो न्यूटन में क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और डायन में था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अगर दोनों को इवैल्यूएट करेंगे तो कुछ वैल्यूज कट जाएंगे, और जो बचेंगे उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। जैसे ध्यान देके देखिए, आपको अगर पूछे सॉल्व करने के लिए बोला जाए 1 न्यूटन इज इक्वल टू
10 के पावर 5 डायन, ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार लिखिए आप फोर्स का SI यूनिट, एक बार लिखिए आप फोर्स का CGS यूनिट और दोनों को डिवाइड कर दीजिए यानी कंपेयर कर दीजिए। अगर हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या था, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन था। फिर से इसको एक बार लिखिए, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, तो kg की जगह क्या हो जाएगा, CGS में आपको अभी हम बताएं ग्राम मीटर के सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आप लोग क्या लिखेंगे, डायन। अब क्या करिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है, और दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए या इवैल्यूएट कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ए वाला है आपका, इक्वेशन सेकंड ए वाला है आपका, तो इतना बाई डिवाइड इतना कर दीजिए और इतना बाई इतना लिख दीजिए, इजीली कंपेयर हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स बाई CGS यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए दोनों चीज़ें लिख रखे हैं हम, इधर SI यूनिट है ऊपर में तो SI यूनिट लिखे, नीचे में CGS है, नीचे में CGS लिख दिए। अब देखिए SI यूनिट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर में ध्यान देके देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम दोनों को लिख चुके हैं। बताइए SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS क्या होता है, डायन होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड क्या हो रहा है, कट रहा है, काट दिए। अब बचा आपके पास kg और बटे ग्राम, यहाँ तक लिखने के बाद kg मीटर और ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ तक लिखने के बाद ऐसा कर दीजिए इसको कि न्यूटन बटे डायन को ज्यों कहते हो और एक kg को ग्राम में चेंज कर दीजिए। ये वाला पार्ट ग्राम है आपका और ये वाला पार्ट kg है आपका, तो 1 kg में 1000 ग्राम, और इनटू ये सेंटीमीटर का पार्ट है, मीटर का पार्ट है, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, नीचे ग्राम लिखा हुआ है सेंटीमीटर। आप देखिए ग्राम से ग्राम को कट कर दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट कर दीजिए, ये दोनों पार्ट कट जाएंगे। ऊपर में 0 को आप काउंट कर लीजिए और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 0.3 है और यहाँ पर 0.2 है, टोटल आपके काउंट में 0 का जो नंबरिंग है वो 5 आ गया, तो 10 टू द पावर 5, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस करेंगे आप तो 1 को न्यूटन से करेंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा, और डायन को 10 के पावर 5 से करेंगे तो 10 के पावर 5 डायन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में एक वर्ड और समझ लीजिए कि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी किसी पार्टिकल पे आप खास डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल में जो चेंजेज आएगा वो एक निश्चित डायरेक्शन में आएगा, और जिस किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास निश्चित डायरेक्शन होता है उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फोर्स में अगर आप किसी तरह से बदलाव लाते हैं, किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं, तो पार्टिकल में जो चेंजेज आएगा ना वो एक निश्चित डायरेक्शन में आएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। इसलिए हम लोग फोर्स को फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में वेक्टर वाले टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सीधा सीधा आप याद रखेंगे कि हमारा जो फोर्स है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब सीधे सीधे अगर रिप्रेजेंट करना हो आपको F बराबर ma को तो वेक्टर फॉर्म में कर दीजिए, F बराबर ma, m पे नहीं, m स्केलर क्वांटिटीज होता है, जो वेक्टर है उसी पे आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।